आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइवा क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, इस लेक्चर की सीरीज में ये है हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस के बारे में। और ऑलरेडी मैंने एक पहला पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें मैंने मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में पूछे जाने वाले वाइवा क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिनमें उसकी लिंक मैंने दे रखी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। अब देखिए, कई बार हम तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसे हम कलेक्टिवली एल सी आर कहते हैं। ये एल का मतलब है इंडक्टर, सी का मतलब है कैपेसिटर और आर का मतलब है रेजिस्टर। तो अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो ये होता है इन तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स का नाम। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर की बजाय कैपेसिटेंस बोलते हैं, रेजिस्टर की बजाय रेजिस्टेंस बोलते हैं और इंडक्टर की बजाय इंडक्टेंस बोलते हैं, तो ये जो तीनों नाम बन के आते हैं, वो तीनों नाम असल में इन्हीं तीनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा डिटेल में देने की कोशिश करूं और अगर आपको ये बताऊं कि कैपेसिटर असल में कंपोनेंट का नाम है, लेकिन उस कैपेसिटर की या फिर किसी भी कंपोनेंट की कोई ना कोई क्या होती है, कुछ एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। तो कैपेसिटर में चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी है, एक टेंडेंसी है। तो वो टेंडेंसी कितनी हद तक ज्यादा है या फिर कितनी हद तक कम है, इन बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इस कैपेसिटी को या फिर इस टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर आप यूज करते हैं, उस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो ये होता है कैपेसिटेंस और ये है कैपेसिटर, जो कि कंपोनेंट का नाम है। कुछ इसी तरह से अगर हम रजिस्टर और रेजिस्टेंस की बात करें, तो रजिस्टर क्या है, कंपोनेंट का नाम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, तो ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने का काम करता है। किसे ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर करंट को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी भी रजिस्टर में ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की टेंडेंसी या फिर कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसे हम हायर वैल्यू का रजिस्टर कहेंगे। और अगर किसी भी रजिस्टर में ये टेंडेंसी कम है, तो उसे हम कम वैल्यू का रजिस्टर कहेंगे। तो इसी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर। कुछ इस तरह से ये जो आपका R है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर है। आई होप कि आपको ये तीनों टर्म्स के लिए ये जो दोनों वर्ड्स के डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझ में आए होंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। तो आगे के दोनों क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी इंडक्टर और इंडक्टेंस को भी कवर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी का इक्वेशन पूछा गया है अबाउट कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों कौन से डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस हम किसे कहते हैं, जो भी कंपोनेंट अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उस कंपोनेंट को या फिर उस डिवाइस को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों अपने अंदर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी को स्टोर करने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी कुछ एक हद तक एक लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। तो अलग अलग कंपोनेंट की अपनी अलग अलग हद होती है, लिमिट होती है। तो उस लिमिट को या फिर उस हद को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए क्या रहेगा। तो देखिए, हम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरह से लिखते हैं, U इज इक्वल्स टू mgh। मैकेनिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को mgh के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h है हाइट। लेकिन यहाँ पे
कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए आप यू कंसीडर कीजिए, यू सी। यू ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है और यहां पे सबस्क्रिप्ट में मैंने सी लिखा है, मतलब कि ये कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी है। सो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 CV²। तो यहां पे सी है कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और ये वी है उस कैपेसिटर को प्रोवाइड किया जाने वाला वोल्टेज। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन। फिर यहां पे लिखेंगे U ऑफ L, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंडक्टर। तो ये होगी 1/2 LI²। तो यहां पे इन दोनों इक्वेशन में पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। वो पैटर्न क्या है, 1/2 1/2। फिर यहां पे हम जानते हैं कि कैपेसिटर में चार्जेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो चार्जेस एक एनर्जी का कौन सा टाइप है, जो कि यहाँ पे चार्जेस एकदम स्टेडी होते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो मोशन में नहीं होते हैं। दोनों अलग अलग प्लेट्स के ऊपर चार्जेस यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो चार्जेस यहाँ पे वेलोसिटी में नहीं होते, वो यहाँ पे स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके स्टेडी चार्जेस है, उन स्टेडी चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पोटेंशियल, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं चार्जेस को मोशनल कंडीशन में चेक करते हैं तो वही चार्जेस आपको क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो इंडक्टर सिंपली करंट के साथ डील करता है, जबकि कैपेसिटर सिंपली ये आपके स्टेडी चार्जेस के साथ डील करता है। और स्टेडी चार्जेस आपको क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, जबकि यहाँ पे मोशनल चार्जेस आपको क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में इस पैटर्न को देख सकते हैं। ये वोल्टेज और करंट क्या है, वो यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर को प्रोवाइड किए जाने वाली एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है। और ये आपका C और L ये असल में क्या है, ये कोई भी कैपेसिटर और इंडक्टर की अपनी ये टेंडेंसी है। तो यहाँ पे इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो जैसे कि मैंने आपको आगे के एक्सप्लेनेशन में बताया कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों अपने अंदर एनर्जीज को स्टोर करते हैं। इस वजह से ये दोनों कैसे डिवाइस है, ये दोनों एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है। तो आप यहां पे इसे याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन हमें ये क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी, इन विच फॉर्म इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी। तो यहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है और इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो याद रखिए जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि कैपेसिटर में चार्जेस क्या होते हैं, स्टेडी होते हैं। तो इन स्टेडी चार्जेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है d, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल भी है और दो पोटेंशियल के बीच में ये डिस्टेंस भी है, तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल्स टू V/d। इस इक्वेशन से हम अच्छी तरह से फेमिलियर है। तो ये है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो कुछ इस तरह के मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर की जाने वाली एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। तो ये है आपका आंसर कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में हमने देखा कि चार्ज का यहाँ पे मोशनल फॉर्म होता है, मतलब कि चार्ज यहाँ पे मोशन में होते हैं। तो इस चार्ज के मोशनल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। और अगर करंट यहाँ पे इंडक्टर के साथ डील करता है तो मतलब यही है कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी किस टाइप की होगी, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसमें स्टोर होगी। तो कैपेसिटर के केस में आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर के केस में आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, What is सीरीज कनेक्शन एंड what is पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में अक्सर हम किसी ना किसी कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल हम कैपेसिटर लेते हैं, तो कैपेसिटर को हम एक कैपेसिटर को यहाँ पे और दूसरे कैपेसिटर को इसी के साथ बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। तो इस कनेक्शन को कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन की टेंडेंसी क्या है कि इसमें करंट कैपेसिटर C1 के लिए
और कैपेसिटर C2 के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि सीरीज कनेक्शन में अमाउंट ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इक्वल होता है इन एनी कंपोनेंट। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में दो अलग अलग कंपोनेंट्स के सेम टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैपेसिटर है और ये भी आपका दूसरा कैपेसिटर है, तो इन दोनों टर्मिनल्स को मिलाया जाता है और एक कॉमन टर्मिनल बनाया जाता है, और इन दोनों टर्मिनल्स को मिलाया जाता है और एक कॉमन टर्मिनल बनाया जाता है। और अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई एक पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन की टेंडेंसी क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में ये जो आपका पावर सप्लाई जितने वोल्टेजेस प्रोवाइड करेगा वो वोल्टेजेस इक्वल प्रोपोर्शन में इस कैपेसिटर को भी मिलेंगे और इस कैपेसिटर को भी मिलेंगे। मतलब कि ये पोटेंशियल, यहां से प्रोवाइड किया जाने वाला पोटेंशियल इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वल वैल्यू में मिलेंगे। लेकिन यहां पे करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। मतलब कि यहां से जाने वाले करंट के लिए यहां पे दो रास्ते हैं, अपर और लोअर। तो करंट वहां से पास आउट करने की कोशिश करेगा जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, और वहां से वो नहीं पास होगा जहां पे कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो यहां पे करंट का प्रपोर्शन इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये है सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस। आई होप कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर देखिए, विच टाइप ऑफ सप्लाई यू यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, and which type of supply you used in practical of series and parallel inductor। अब देखिए, यहां पे अगर हम सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर, तो हमें यहां पे एसी सप्लाई यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर डीसी पावर सप्लाई को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर डीसी पावर सप्लाई को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जबकि एसी पावर सप्लाई को वो क्या करता है, अलाउ करता है। तो अगर हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है टू डिटरमाइन द अननोन कैपेसिटेंस, तो हम यहां पे एसी पावर सप्लाई का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो आप यहां पे ब्रिज सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंडक्टर को इंडिविजुअली इंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए जनरली यूज नहीं किया जाता है। तो इसे आप क्या करेंगे, ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आप उस इंडक्टर का अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अननोन इंडक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो भी ब्रिज यूज होते हैं उसे हम कहते हैं एसी ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज में एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। तो अननोन इंडक्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो पावर सप्लाई यूज किया जाएगा वो अगर आप यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो किस टाइप का होगा, एसी टाइप का होगा। और वैसे ही अगर आप अननोन कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, एसी टाइप का पावर सप्लाई इस्तेमाल करेगा। What is the equation for equivalence capacitance when we connect it in series and parallel? कुछ इसी तरह से what is the equation for equivalence resistance when we connect it in series and parallel? अब देखिए, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। अगर हम पहले रजिस्टर के बारे में बात करें, अगर हम रजिस्टर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मतलब कि सीरीज कनेक्शन में आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन के आएगा, दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट समेशन। कुछ इसी तरह का इक्वेशन किसके लिए लागू होगा, इंडक्टर के लिए लागू होगा। अगर आप दो इंडक्टर को सीरीज कनेक्शन में अप्लाई करते हैं तो इन दोनों इंडक्टर का फाइनल रिजल्टेंट सीरीज इंडक्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2। सो रजिस्टर के लिए और इंडक्टर के लिए इक्वेशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के लिए सीरीज कनेक्शन में जो आंसर होगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का वो क्या होगा, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब कि LCR तीनों के केस में रजिस्टर और इंडक्टर सेम टाइप की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि कैपेसिटर इन दोनों कंपोनेंट्स की कंपैरिजन में अलग टाइप की टेंडेंसी रखता है। तो कैपेसिटर में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में
इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का आप यहां पे रेसिप्रोकल लिखेंगे और उस रेसिप्रोकल का यहां पे क्या होगा, सम होगा, और वो आंसर किसके इक्वल में होगा, वो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल में होगा। तो ये है आपका सीरीज कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन। फिर क्या है, पैरेलल में चेक करते हैं। तो रजिस्टर के लिए पैरेलल में आंसर क्या होगा, सो रजिस्टर के लिए आरपी, मतलब कि पैरेलल के लिए हम बात करते हैं 1/RP, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। तो यहां पे ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब कि कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन सीरीज में था वो यहां पे रजिस्टर के लिए किस केस में होगा, पैरेलल के केस में होगा। कुछ इसी तरह से अगर आप यहां पे LP, L1 और L2 लिख देते हैं तो ये इक्वेशन होगा इंडक्टर के लिए। और कैपेसिटर के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के लिए इन दोनों की कंपैरिजन में एकदम ऑपोजिट होगा। सो कैपेसिटर के लिए पैरेलल के केस में क्या होगा, CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, मतलब कि पैरेलल के केस में आपके दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली समेशन के फॉर्म में होगा। अगर आप इसे थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन उन्हीं दोनों रजिस्टर को अगर आप यहां पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन कैपेसिटर में कुछ अलग से होता है। क्या होता है, कैपेसिटर में अगर आप उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, यहां पे डिक्रीज होगा। तो ये बात आपको इक्वेशन को देखते हुए नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको यहां पे एडिटिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में आगे ऑलरेडी हमने बात की है कि इंडक्टर के लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का इक्वेशन है वो क्या है। फिर ये देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। अब देखिए, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन हमें कॉमन सेंस जैसा लगता है, क्योंकि अगर किसी को भी पूछा जाए कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो हम असल में बोल देते हैं कि 50 हर्ट्ज, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। 50 हर्ट्ज कई सारी फ्रीक्वेंसी में से हमने एक वैल्यू सिलेक्ट की हुई है, क्योंकि इंडिया में एसी सप्लाई जो कि हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाइए या फिर यूरोप में चले जाइए तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी घर में इस्तेमाल होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पे दोनों के पावर सप्लाई तो एसी ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये बात थोड़ी सी सोचनी चाहिए, जो कि कॉमन सेंस को कोरिलेट करती है कि एसी सप्लाई का मतलब ये होता है कि उसमें अल्टरनेटिव साइकिल्स है, और उन साइकिल्स की जो नंबर है उस नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि अलग अलग हो सकती है। अगर हम होम अप्लायंसेस की बात करते हैं तो 50 या फिर 60, और अगर हम यहाँ पे इसे किसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं तो वो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, गीगाहर्ट्ज भी हो सकती है, या फिर किलोहर्ट्ज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी हमने आगे बात की थी। विच टाइप ऑफ करंट इंडक्टर अलाउस, विच टाइप ऑफ करंट कैपेसिटर अलाउस। तो मैंने आपको पहले बोला था कि कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर अपने आप में से डीसी को पास नहीं होने देता, वो डीसी को ब्लॉक करता है, और एसी को क्या करता है, पास होने देता है। तो कैपेसिटर के केस में आंसर क्या रहेगा कि कैपेसिटर डीसी के टाइप के करंट को या फिर डीसी टाइप के पावर सप्लाई को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और एसी टाइप के पावर सप्लाई को ये क्या करता है, अलाउ करता है। जबकि इंडक्टर के केस में क्या होगा, ये एकदम ऑपोजिट होगा कि इंडक्टर यहां पे डीसी टाइप के पावर सप्लाई को अलाउ करेगा, जबकि एसी टाइप के पावर सप्लाई को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के केस में इन दोनों डिफरेंसेस को आप याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रजिस्टर क्या है, वो करंट को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, मतलब कि रजिस्टर की टेंडेंसी क्या है, करंट को या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की टेंडेंसी है। कुछ इसी तरह से कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का भी अपना एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन साथ ही में कैपेसिटर और इंडक्टर को प्रोवाइड किए जाने वाले पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो यहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की अपनी वैल्यू तो
अपने रेजिस्टेंस के लिए लागू होती ही है, लेकिन उन्हीं दोनों कंपोनेंट को जो पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, उस पावर सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल की वैल्यू को डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर विच इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई। तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसी दो टर्म्स बन के आएगी। एक लिखेंगे काई एल और एक को लिखेंगे काई सी। यह है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोनों के इक्वेशंस क्या होंगे? काई सी का इक्वेशन होगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका इक्वेशन है 2 टाइम पाई एफ और सी कैपेसिटेंस। यहां पे काई एल का इक्वेशन क्या होगा? ओमेगा एल। तो ये होगा 2 टाइम पाई एफ एल। देखिए ये काई एल और काई सी असल में इमेजिनरी क्वांटिटी है। जब आप आगे के सेमेस्टर में अलग अलग एसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे या फिर अलग अलग ब्रिजेस के बारे में बात करेंगे, तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि काई एल और काई सी असल में क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ओमेगा एल और ओमेगा सी, ये काई एल और काई सी के इक्वेशन है, जिसे आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 टाइम पाई एफ लिखने से 2 टाइम पाई एफ एल और 2 टाइम पाई एफ सी इक्वेशन बन के आएगा। तो देखिए यहाँ पे काई एल और काई सी ये क्या है? रिएक्टेंस या फिर यूं कहिए रेजिस्टेंस है, जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट है और इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों कंपोनेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, दोनों टर्म्स यहां पे रिएक्टेंस के लिए रीजनेबल है। तो ये थे इलेक्ट्रिकल्स के प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है। जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताई थी, उन सभी बातों को आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और उन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जिनकी वजह से आपकी एग्जाम अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।